अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो एग्रोबैक्टीरियम होता है एक सॉइल इनहिबिटिंग बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प कर रहा होता है, और इसके साथ साथ इस ये जो है एक गाल डिजीज़ जो होती है वो कॉज करता है प्लांट बॉडीज़ के अंदर। ठीक है, उसकी मदद से जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन करनी होती है। सो सबसे पहले आप ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, इसे आप लोग कह सकते हैं टी आई प्लाज्मिड। अच्छा, प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो डीएनए होता है प्लांट बॉडी के अंदर, उसको प्लाज्मिड कहा जाता है। इसको अगर देखें तो ये पूरा का पूरा तो ट्रांसफ़र अगर कह रहे हैं कि होता है, तो इसके अंदर कुछ एक स्पेसिफिक रीज़न होता है जिसे हम लोग टी आई प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, ये अगर हम लोग कह सकते हैं सॉरी, यहाँ पे इस बात को ज़रा दोबारा रिपीट करता हूँ कि इस रीजन को टी आई डीएनए रीजन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा होता है इस तरीके से कि हम इस रीजन को जो है वो मॉडिफाई करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट इस रीजन में डालते हैं, जो जो दोनों मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, और फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि हम लोग अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को कॉपी बना सकें होस्ट के अंदर। अगर इसको हम प्रॉपरली देखें तो ये जो येलो से मैंने शो किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसे हम लोग कह सकते हैं येलो वाला पोर्शन हमारे पास टी डीएनए है, जिसके अंदर ये जो होती है और डिफरेंट रीजन्स आ जाते हैं। जब से सबसे पहले हमारे पास ये जो रीजन है रेड कलर से, ये साइटोकाइनिन की प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। ये जो रीजन है इसे हम लोग ऑक्सिन कह सकते हैं, उसकी प्रोडक्शन, और ये ऑक्टोपाइन जो होता है उसकी प्रोडक्शन करने में हमारे साथ हेल्पफुल होता है। फिर ये वाला जो यहाँ पे ब्लैक से शो किया है, इसे लेफ़्ट डीएनए बॉर्डर कहते हैं। ठीक है, और ये जो होता है राइट डीएनए बॉर्डर कहलाता है। यहाँ पे इस चीज़ को ज़रूर समझिएगा। और ये जो है ऑन्कोजेनिक पोर्शन होता है। ये तीनों मैंने आपको बता दिए, इनमें डिफरेंस आ सकता है, इसकी कोई बात नहीं। ये जो रीजन है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। आज की पूरे वीडियो लेक्चर के अंदर वायरुलेंस रीजन के बारे में हम लोग जिक्र करते रहेंगे, तो इसे ज़रा आप गौर से देख लीजिएगा। ये इसे वेर रीजन भी कहा जाता है। फिर यहाँ पे ये कैटाबॉलिज्म के लिए ऑक्टोपाइन के एक रीजन पाया जाता है, और यहाँ पे ये नीचे जो है ये ओरिजिन पॉइंट है। इस सारे पॉइंट को आप लोग ज़रा प्रॉपर्ली समझ लीजिए। इसको मैं यहाँ पे एक और डायग्राम से आपको शो कर देता हूँ। ये देखिएगा, मैंने कहा ये एक टी रीजन आ गया है, ये पूरे का पूरा टी आई प्लाज्मिड होता है। इस टी रीजन के अंदर ये ऑन्कोजेनिक रीजन है जो कि क्या कॉज करता है, कैंसरस अगर हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए रीजन आ गया, ये साइटोकाइनिन प्रोडक्शन के लिए, और ये ओपाइन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, सॉरी, ओपाइन की जगह मैंने ऑक्टोपाइन बोला था, तो ये ओपाइन रीजन्स के लिए होता है। यहाँ पे भी आप याद रखिएगा, ये ओपाइन के जो है कैटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। और ये रीजन मैंने अभी आपको बताया वायरुलेंस रीजन कहलाता है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा, अभी पूरी डिस्कशन में ये याद रखेगा। और ये आपके पास लेफ्ट डीएनए टी डीएनए बॉर्डर होता है, और ये राइट डीएनए बॉर्डर। ठीक है, और ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ये एक इसका जनरल सा शेप है जो हमें याद रखनी होती है। फिर ज़रा हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि टी डीएनए जो होता है एक स्पेसिफिक डीएनए का फ्रेगमेंट होता है। लोकेटेड कहाँ पे होता है? एग्रोबैक्टीरियम में। दोनों तरफ से 25 बेस पेयर से इसके इर्द गिर्द इस साइड भी आपके पास लेफ्ट डीएनए बॉर्डर होता है, और राइट डीएनए, यानी 25 बेस पेयर राइट साइड और 25 बेस पेयर लेफ्ट साइड जो होता है वो दोनों बॉर्डर्स होते हैं जो मैंने अभी आपको बता दिए। यानी ये वाला बॉर्डर 25 बेस पेयर इस साइड है, और ये वाला बॉर्डर जो है 25 बेस पेयर दूसरी साइड आ गया। ठीक है, सो अब कैसे हमारे पास ये पूरा का पूरा फंक्शन परफॉर्म होता है, हम लोग इसको ज़रा पढ़ लेते हैं। कौन कौन से प्लांट फैक्टर्स होते हैं जो कि एग्रोबैक्टीरियम की कीमोटैक्सिस में, अटैचमेंट में और सिग्नल ट्रांसक्शन में हेल्प करते हैं? पहले मैं इनको सिंपल डायग्राम से आपको शो करूँगा, फिर इसके बाद में है जो है प्रॉपरली डायग्राम से आपको इस चीज़ को जो है वो शो करने की कोशिश करूँगा। अभी तक की थोड़ी सी बात को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमने सिर्फ ये देखा है कि हमारे पास एक टी आई प्लाज्मिड जो है उसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर भी दी। कैसे हमारे पास ऑन्कोजेनिक रीजन होते हैं, ये आपके पास जो शो हो रहा है, कैसे आपके पास साइटोकाइनिन के प्रोडक्शंस के रीजन्स होते हैं, कैसे ओपाइन की सिंथेसिस के प्रोडक्ट होते हैं, और ये आपके पास लेफ्ट डीएनए बॉर्डर जो मैंने अभी बताया 25 बेस पेयर जो होता है इस साइड, और 25 बेस पेयर जो है वो दूसरी साइड होता है, और ये आपके पास वायरुलेंस रीजन होता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स प्रोड्यूस करता है। इसको मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे भी ये मेंशन है, सो इसको याद रखिएगा। फिर हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ पे प्लांट के फैक्टर, सबसे पहले क्या होता है, एग्रोबैक्टीरियम अटैक करता है वाउंडेड पार्ट ऑफ प्लांट टिश्यूज। मैं इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे पास कोई प्लांट है, ठीक है, प्लांट के इस पार्ट के अंदर ये मैं कहता हूँ ये जो कुछ रीजन है यहाँ पे कोई इंजरी हो गई। ठीक है, इस इंजरी की वजह से ये कुछ कंपाउंड रिलीज करता है। मैं इन कंपाउंड्स को कहूँगा फिनोलिक कंपाउंड्स। मैं दोबारा इस बात को समझाता हूँ। प्लांट का कोई ये पार्ट है, ये पार्ट को इंजरी हुई,
और इस इंजरी से इसने कोई फिनोलिक जो है कंपाउंड जो है वो प्रोड्यूस किए, ठीक है। अब फिनोलिक या शुगर कंपाउंड ये क्या करते हैं, ये जो एग्रोबैक्टीरियम होता है, मैं यहाँ पे शो करता हूँ इसको इस तरीके से, एग्रोबैक्टीरियम ये जो है इनको एग्रोबैक्टीरियम होता है वो इन फिनोलिक कंपाउंड को जो है वो क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है, क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है और इसकी वजह से एक मूवमेंट करता है इन केमिकल्स की तरफ। इस मूवमेंट को कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। कौन सी मूवमेंट कहते हैं, कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। क्या बात हुई, सिर्फ प्लांट में इंजरी हुई, उसकी वजह से फिनोलिक कंपाउंड प्रोड्यूस हुए, ये शुगर कंपाउंड प्रोड्यूस हुए, ये एग्रोबैक्टीरियम ने क्या किया, इनको डिटेक्ट किया और इनकी तरफ कीमोटैक्टिक मूवमेंट की, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों ने दो चीज़ें समझनी है, मैं यहाँ पे सिंपली आपको बता देता हूँ। ये मैं प्लांट का सेल बनाता हूँ, फिर मैं इसको दूसरी डायग्राम से भी शो करूँगा, लेकिन अभी आप इसको इस तरीके से देख लें। और ये मैं आपको एग्रोबैक्टीरियम का बना देता हूँ, यानी ये हमारे पास प्लांट सेल है और ये आपके पास एग्रोबैक्टीरियम है, ठीक है। अब क्या होता है, एग्रोबैक्टीरियम को अगर हम लोग देखें तो इसके ऊपर कुछ अटैचमेंट, बाइंडिंग और अटैचमेंट की प्रोटीन्स होती हैं जो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। मैंने कहा इनके ऊपर, इनकी सरफेस के ऊपर कुछ बाइंडिंग में बी से बाइंडिंग शो करता है और अटैचमेंट की प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। किन के ऊपर, एग्रोबैक्टीरियम के अंदर, जो कि कौन बनाता है आपके पास ये कुछ अगर हम लोग कह सकते हैं फैक्टर्स होते हैं जो बनाते हैं। अगर हम लोग CHVA, CHVB, PSA और ATT ये दोनों क्या करते हैं, आपके पास क्या बनाते हैं, बाइंडिंग और अटैचमेंट प्रोटीन। किसकी बॉडी के ऊपर होता है, जो एग्रोबैक्टीरियम की बॉडी के ऊपर होता है। अब होस्ट सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पे मैं कहता हूँ ये कुछ रिसेप्टर्स हैं होस्ट सेल के ऊपर जो एग्रोबैक्टीरियम को रिसीव करते हैं। इनका क्या नाम आ जाता है, इनको विट्रोनेक्टिन कहते हैं। क्या कहते हैं, विट्रोनेक्टिन, या हमारे पास रिका डिहेसेंस, ठीक है। ये दोनों किस पे आ गए, प्लांट पे। अभी तक क्या कहानी हुई, एक फिनोलिक कंपाउंड को कीमोटैक्टिक की मदद से ये इनकी तरफ आया, अभी आए थे वो, ठीक है, पहले मूवमेंट, और दूसरे के अंदर इन्होंने एक दूसरे के अटैचमेंट के लिए ये रीजन्स इनके पास आ गए। अब तो ये बात यहाँ तक हमें मतलब पॉइंट समझ आनी चाहिए, यानी एग्रोबैक्टीरियम के ऊपर क्या थे, अटैचमेंट की बाइंडिंग की प्रोटीन्स थी जो कि हमारे पास CHV और PSA ने प्रोड्यूस की, और इसके बाद होस्ट सेल के ऊपर जो होस्ट सेल है जहाँ पे ये जाएगा उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स हैं, विट्रोनेक्टिन और रिकाडेंसिन। अब एग्रोबैक्टीरियम के अंदर जो होता है 2 कंपोनेंट्स होते हैं, यहाँ पे ये समझिएगा। अब हम सिर्फ एग्रोबैक्टीरियम को लेके आते हैं, ये देखें आप, एग्रोबैक्टीरियम, सही है। इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, मैं कहता हूँ वेर ए का कंपोनेंट और वेर जी का कंपोनेंट, ठीक है। अब इसको समझिएगा, क्या करता है, ये डायरेक्टली ए जो है इंटरेक्ट करता है प्लांट एक्सीडेट्स के साथ और अंडरगोस ऑटोफॉस्फोराइलेशन। मतलब वेर ए जो है, यहाँ पे मैं एक आपके पास ये वेर ए क्या है, आपके पास वायरुलेंस जीन जो मैंने अभी बताया था उसका एक पार्ट है, यानी ये जो मैंने नहीं सिखाया आपको अभी बताया, ये वायरुलेंस जीन का एक जीन है जिसे फिर ए कहा जाता है, ठीक है। वो क्या करता है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि वो प्लांट में से जो चीज़ें निकली हैं, यानी ये जो फिनोलिक कंपाउंड आए हैं इनके साथ अटैच होता है। मतलब ये फिनोलिक कंपाउंड जो मैं कहता हूँ, ये मैं शो कर देता हूँ, सॉरी यहाँ से ये मैं येलो कलर से शो करता हूँ, यानी ये फिनोलिक कंपाउंड्स है। ये जब फिनोलिक कंपाउंड्स के साथ इंटरेक्ट करता है तो ये ऑटोफॉस्फोराइलेशन करता है, मतलब अपनी बॉडी के अंदर ATP की एडिशन करते थे। जब ATP की एडिशन करता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। एक्टिवेट होगा तो इन रिटर्न ये किसको एक्टिवेट कर देता है, विरजी को। इसकी क्या करता है, ट्रांसफॉस्फोराइलेशन कर देता है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पहले इसने अपने आप को एक्टिवेट किया विर ए ने, फिर क्या किया, आपके पास विर जी को कर दिया। जब विर जी हुआ, विर जी की वजह से जितने आपके पास जीन्स थे, ये जो नीचे वायरुलेंस रीजन है, ये जो आपके पास वायरुलेंस रीजन है ये एक्टिवेट हो गया। मैं यहाँ पे इसके एक और डायग्राम से आपको बता देता हूँ, अभी तक की बात जो है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वैसे ज़रा देख लें आप, ये एक डायग्राम है, लेकिन इसको हम प्रॉपर्ली समझें जो अभी तक मैंने बात की है। सॉरी, यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें, मैंने कहा ये प्लांट की बॉडी थी, इसने कुछ फिनोलिक कंपाउंड जो है वो सक्रीट किए, ठीक है। इनको किसने एक्सेप्ट किया, विर ए ने, और मैंने अभी बताया इस ATP की वजह से ऑटोफॉस्फोराइलेशन कर रहा है, और फिर क्या हो रहा है, विर जी की जो है आपके पास एक्टिवेशन कर रहा है। विर जी ने इनडायरेक्टली क्या किया, आपके पास विर रीजन को एक्टिवेट कर दिया। ये पॉइंट अभी तक यहाँ तक मैंने बात की है, तो इस पहले पॉइंट को आप लोगों ने समझना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, प्रोसेसिंग ऑफ टी-DNA प्लांट फैक्टर्स इन्वॉल्व इन इट्स एक्सपोर्ट। अब क्या होता है, जब आपके पास देखें
क्या हुआ था, मैंने अभी जो बात बताई थी, क्या सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आपके पास एक्टिवेट हो चुका है क्या विर जीन्स के सारे, उसमें से विर जीन में से विर डी और D2 क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, ये आपके पास अगर एक tDNA का रीजन था, ये वाला मैंने अभी ऊपर बनाया था, tDNA का रीजन था, ठीक है। अब क्या करता है, इधर मैंने कहा था लेफ्ट DNA, ठीक है, और इधर राइट DNA, यही बताया था ना। अब क्या होता है, वे D2 और D1 क्या करते हैं, यहाँ से भी इसको तोड़ते हैं और यहाँ से भी इसको तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ते हैं कि DNA का जो स्ट्रैंड है उसको अकेले जो है वो हम लोग अलहदा कर दें, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड कर दें। मतलब क्या करते हैं, आपके पास वेर D2 और D1, वेर D2 और D1 ने यहाँ से इसको काटा, और वेर D2 और D1 ने यहाँ से इसको काटा, और क्या कर लिया, आपके पास tDNA का जो है वो स्टैंड, ये इसका 5 एंड कह सकते हैं और ये इसका 3 एंड कह सकते हैं, ठीक है, निकाल दिया, देखें निक कर दिया। अब क्या हुआ, फिर D2 ने क्या किया, अपने आप को अटैच कर दिया यहाँ पे, कौन से साइड पे, D2 ने 5 साइड पे अटैच किया। जब ये 5 साइड पे अटैच किया तो इसने क्या बना दी, इमैच्योर T कम्प्लेक्स विद D2। पॉइंट समझिएगा, tDNA को लेफ्ट एंड राइट से किसने तोड़ा, फिर D2 और D1 ने। फिर D2 कहाँ पे जाके चिपक गया, उसने अपने आप को चिपका दिया किसके साथ, tDNA के स्ट्रक्चर के साथ चिपका दिया। फिर मैं पॉइंट इसको दोबारा से समझा रहा हूँ, यानी tDNA की 5th साइड पे इसने चिपका दिया, किसने, D2 ने, ठीक है। अब जब D2 ने इसके साथ चिपकाया तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, जो वेर E2 था, ये वायरुलेंस जीन ही थे, ठीक है, वायरुलेंस जीन है, ठीक है। वेर E2 ने क्या किया, पैक टी स्टैंड इनटू सेमी रिजिड होलो या स्टैंडी स्ट्रक्चर बाइंड टू इमेच्योर T कम्प्लेक्स एंड कन्वर्ट इनटू मैच्योर T कम्प्लेक्स। अच्छा, अब क्या हुआ, देखिएगा, सॉरी एक सेकंड, अब इसके साथ फर्दर आके बाइंड हो जाता है E2। जब ये पहले D2 अकेला बाइंड था तो इमेच्योर था, जब E2 आ गया तो ये क्या बना चुके हैं, ये एक मैच्योर कम्प्लेक्स जो है वो बना चुके हैं। 2 पॉइंट अभी तक समझिएगा, ठीक है, कि पहले A एक्टिवेट हुआ, ATP लगी, उसने फिर G को एक्टिवेट किया, जब G एक्टिवेट हुआ तो फिर D2 और D1 एक्टिवेट हुआ, जिन्होंने tDNA को काटा, tDNA के साथ कौन बाइंड हुआ, D2 बाइंड हुआ, कौन सी साइड पे, 5th साइड पे बाइंड हो गया, 5th वाली साइड पे। उस वक्त उन्होंने इमेच्योर बनाया था, और जब इमेच्योर के पास E2 कनेक्ट हुआ तो उन्होंने क्या कर दिया, मैच्योर बना दिया, ठीक है। अब जो आपके पास होते हैं विद D4 एंड विद D जो आपके पास B ऑपरान होते हैं, इसको ज़रा समझिएगा। इस डायग्राम में मैंने कहा था आपके पास ये तरह, इसको अभी वाली डायग्राम को देखिएगा, मैंने ये कहा ये पहले A से कनेक्ट हुए, फिर ये देखें मैंने कहा फिर D2 ने tDNA को काटा और ये प्रोडक्ट बनाया, फिर उसके बाद 5 साइड पे कौन आके अटैच हो गया, वीर D2, फिर इसको क्या किया, E2 ने अटैच होकर इसको क्या बनाया, एक प्रॉपर कम्प्लेक्स बना दिया। अच्छा, अब इसके बाद हम लोगों ने बात की थी, ये देखें इस स्ट्रक्चर को पाइलस कहते हैं, ये जो इधर से इधर तक इसको बना रहा है, ठीक है। इसको बनाने में हमारे पास D4 और E जो है सॉरी B का रोल होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, विर D4 एंड विर B का रोल होता है क्या चीज़ बनाने में, ट्रांसपोर्टेशनल जो कम्प्लेक्स है, ठीक है। मैं ये बता देता हूँ, यहाँ पे मैं ये कहता हूँ, ये जो दोनों हैं, एक मिनट दोबारा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग, कि ये आपके पास एक सेल है किसका, एग्रोबैक्टीरियम का, और ये दूसरा सेल है आपके पास किसका, प्लांट का, ठीक है। इन दोनों के दरमियान एक पाइलस बनता है, ये पाइलस कौन बनाता है, वेर D4 और आपके पास वेर B, ठीक है। इस पॉइंट को समझिए, अंदर वाली पॉइंट को छोड़ दें। अभी इसके अंदर क्या बना हुआ है, मैच्योर कम्प्लेक्स तो बना हुआ है ना, इस मैच्योर कम्प्लेक्स के हमने ट्रांसफ़र करना है किसके अंदर, प्लांट के अंदर, तो इसके लिए हमारे पास वेर D4 बनता है और वेर B बनता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, अच्छा वेर B क्या करता है, सेल टू सेल कॉन्टैक्ट्स बनाने में हेल्प करता है, और फिलामेंटस फाइबर में वेर B2 वेर B5 ये सारे जो हैं इनके पार्ट्स होते हैं, ये पाइलस बना रहे थे। पाइलस क्या होगा, जिसके अंदर से ये गुजर के जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ से आपके पास ये जो कम्प्लेक्स आपने बनाया था वो कहाँ पे चला गया, आपके पास प्लांट के अंदर। अब प्लांट के अंदर जो होता है आपको किसके अंदर जाना होता है, इसको DNA के अंदर इनकॉर्पोरेट करना होता है। तो DNA के अंदर इनकॉर्पोरेट करने के लिए इसको आगे जो हेल्प करते हैं वो क्या क्या करते हैं, ये कुछ आपके पास फैक्टर्स हैं, VP1 VP2 रोक A रोक 1 रोक 2, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट में हेल्प करते हैं, यानी यहाँ से मूव कराना है और फिर इनकॉर्पोरेट करवा देना है। अब विर F क्या होता है, विर F याद रखिएगा, ये जब होगा तो इन्फेक्शन काज होगा, जब नहीं होगा तो इन्फेक्शन काज नहीं होगा, ये सिंपल अल्फाज में आप लोग याद रख लें। अब मैं ज़रा इसको इस डायग्राम में एक्सप्लेन कर देता हूँ जो हमने बातें की हुई हैं। सॉरी मैं ज़रा इसको थोड़ा सा ऊपर से रब कर लूँ, सॉरी
और मैं आपको पूरी की पूरी स्टोरी दोबारा ज़रा समझा देता हूँ ताकि आपको नोट्स में ये चीज़ समझ आ जाए। सबसे पहले मैंने कहा था ये आपके पास कुछ सिग्नल्स होते हैं जिनको एक्सेप्ट करता है बैक्टीरिया, ठीक है? उसके लिए मैंने आपको बताया था कुछ फैक्टर्स होते हैं प्लांट के इधर रिसेप्टर्स में क्या-क्या बताए थे? जो आपके पास एक आ गया था पिट्रोनेक्टिन, ठीक है? और रिकर्डेसन जो था दूसरा था, ये मैंने कहा था इसकी सरफेस के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है? इस चीज़ को चलें छोड़ें। उसको इस फेनोलिक कंपाउंड को सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया? विर ए ने एक्सेप्ट किया और इसने एटीपी की वजह से अपने आप को एक्टिवेट करके विर जी को एक्टिवेट कर दिया। विर जी ने क्या किया? पूरा का पूरा आपके पास टी प्लाज्मिड जो है वो टी प्लाज्मिड का विर पोर्शन एक्टिवेट कर दिया, ठीक है? अब विर पोर्शन में मैंने आपको बताया था कि विर पोर्शन के एक्टिवेट होने की वजह से मैंने कहा था ये लेफ्ट एंड राइट साइड से किसने काटा है? D1 एंड D2 ने काट के हमारे पास क्या बना दिया था? एक सिंगल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है? मैंने पीछे बताया हुआ वीडियो में आप दोबारा भी देख सकते हैं। फिर D2 ने काट के एक बना दिया था। अब क्या हुआ था? D2 आके अटैच हो गया था कौन सी साइड? 5 वाली साइड। 5 वाली साइड अटैच होने की वजह से इसने क्या बनाया? इमेच्योर टी कॉम्प्लेक्स। इमेच्योर टी कॉम्प्लेक्स के साथ आके कौन बाइंड हुआ? विर E2। जब इमेच्योर के साथ बाइंड हुआ विर E2 तो क्या बन गया? मैच्योर कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है? अब हमें लेके इस तरफ आना है इसको। इसके लिए मैंने कहा था विर D4 और विर B मिलके एक पाइलस बनाते हैं। उस पाइलस के थ्रू ये यहाँ से यहाँ पे मूव करता है और मूव करने के बाद आपके पास इस साइड आ जाता है। फिर विर E2 ने इसको कहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना होता है? इसके अपने बॉडी या स्ट्रक्चर के हाँ, प्लांट के अंदर। इसके लिए ये क्या करते हैं? इधर कुछ फैक्टर्स के साथ मिलते हैं VP1 एंड VP और यहाँ पे इन दोनों के साथ। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास पूरी की पूरी जो है वो इंटीग्रेशंस हो जाती हैं। फिर मैं बता देता हूँ क्या होता है। आपके पास विर ए ने क्या करता है? आपके पास एक्सेप्ट करता है फिनोलिक कंपाउंड्स, ठीक है? कंपाउंड्स, ठीक है? वो फिर किसको एक्टिवेट करता है? विर जी को एक्टिवेट करता है। विर जी क्या करता है? पूरी वायरुलेंस मशीनरी को एक्टिवेट करता है। वायरुलेंस मशीनरी में से विर D1 और D2 निकलते हैं जो कि किसको कट करते हैं? डीएनए को कट करते हैं। ये वाला डीएनए, एक मिनट इसको मैं ज़रा सॉरी, अच्छा मैं यहाँ पे ये साथ साथ बताता भी जाता हूँ, इसको पूरी समरी है। किसको कट करते हैं? D2 को कट करते हैं, यानी ये यहाँ से कट करते हैं विर टू, डीएनए कट करते हैं डीएनए को। फिर उसके बाद क्या होता है? विर जो D2 है वो बाइंड कर जाता है कौन सी साइड पे? आपके पास 5th वाली साइड पे और क्या बना देता है? इमेच्योर कॉम्प्लेक्स बना देता है। विर 2 बाइंड करता है किसके साथ? 5 वाली साइड पे और क्या बना देता है? इमेच्योर कॉम्प्लेक्स बना देता है। जब इमेच्योर कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसके बाद E2 जो होता है वो बाइंड करता है तो क्या बना देता है? मैच्योर कॉम्प्लेक्स बना देता है। जब मैच्योर कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इसको ट्रांसपोर्ट करना होता है। उसमें हमारे पास D4 और B जो होते हैं वो पाइलस बनाते हैं, ये वाला पाइलस बनाते हैं और इसको मूव करने में हेल्प करते हैं। और इसके यहाँ से ये इस रीजन में आता है तो आपके पास E2 जो इनके साथ ऑलरेडी है मैच्योर, वो किसके साथ रिएक्ट करता है? VP1 एंड VP2 के साथ, और ये इसके साथ और यहाँ से इनकॉर्पोरेट कर जाते हैं। ये पूरी की पूरी समरी है इस वीडियो की। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।